जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कराते हैं। पहले आपको टॉपिक देते हैं, 85 प्लस क्वेश्चन करना हमारा टारगेट है और ये टारगेट हम अचीव कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं और जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस दिया गया है, चाहे भले ही क्वेश्चन डीप पूछे मगर क्वेश्चन देता उसी में से है। और ये 10th लेवल का है तो इसमें ज़्यादा डीप भी नहीं पूछता है। एक बार अपवाद हुआ था 2023 में, बहुत हार्ड पूछा था। उस टाइम क्या हुआ था, कॉमन कट ऑफ की मांग चल रही थी, 40 नंबर कॉमन कट ऑफ, पर उसने बोर्ड ने पेपर ऐसा सेट कर दिया था कि 40 नंबर क्या 12-13 पे कट ऑफ लग रही थी। वहाँ ऐसा पेपर बना दिया था 50 नंबर में लोग 99 परसेंटाइल ऐसे हो जा रहा था। 40 नंबर करना तबाही मच गई थी 2023 में। तो वैसा पेपर तो फिलहाल नहीं बनेगा। और क्या है, हमारा टॉप 100 जो क्वेश्चन है इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी भूजल संसाधन है, इस टॉपिक को मैंने खुद सर्च किया। मैंने सोचा 40-50 क्वेश्चन मिल जाएं, मगर नहीं मिले। यकीन नहीं तो आप खुद सर्च करके देख लेना, क्योंकि ये लोग जो है पैड कोर्स में ही, केवल जहाँ इनका पैड कोर्स होता है, जहाँ पैड कोर्स है वहीं ये कराते हैं और बाकी नहीं कराते। सिलेबस नहीं कराएंगे, मोटा मोटा टॉपिक करा देंगे जिस पे व्यूज़ मिलेंगे। अभी भूजल संसाधन है, मुझे पता है इस पे व्यूज़ कम आएंगे, नहीं पड़ेगा कोई। पर भाई अगर एक क्वेश्चन इससे गिरा दिया ना, और पहले कई बार गिरा रखा है, अगर एक क्वेश्चन गिराया तो हालत टाइट हो जाएगी। क्वेश्चन ऊपर से देगा, क्वेश्चन तो ऊपर से देगा, मगर क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन ऊपर से देगा मगर जो है नहीं कर पाओगे, नहीं करा। और जो भूजल संसाधन है ना, इसमें आपको क्या लग रहा है खाली जल के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे? इसमें आपकी सारी की सारी झीलें आ जाएंगी। झीलों का जो क्वेश्चन बनता है ना, पैट में देखना हर बार एक क्वेश्चन झीलों से बनता है। वो कौन सा टॉपिक बनता है? क्या झीलों को टॉपिक दे रखा है? टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं दे रखा है, भूजल संसाधन है। इसमें आपके ग्लेशियर भी आ सकते हैं, ठीक है, इसमें बांध भी आ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ आ सकता है यार भूजल संसाधन में, ठीक है। और बाकी भूजल संसाधन में नदी नाले नहरें कुछ भी आ सकता है भूजल संसाधन में, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को करेंगे शानदार तरीके से। 100 क्वेश्चन लिए, बचना यहाँ से मुश्किल है। बस वो ये लास्ट तक देखना, और लास्ट में हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे और उनके आंसर बता के जाना। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल मीठे पानी का सबसे बड़ा हिस्सा किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्लेशियर और बर्फ़ की चादरों में। पिछली बार तो ये तक पूछ दिया एक बार क्वेश्चन कि जो पृथ्वी पे है वो कितने % पानी है लगभग। ऑप्शन दिया था 70, 80, 60, 70 ऐसे दिया था, तो 70% टिक करना था उसमें। जल वृत्त किसे कहा जाता है? तो पानी को रोकने और प्रवाहित करने वाली चट्टान को। आजकल AI से जो पेपर बन रहा है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी जो पेपर देखा होगा आपने, BPU का पेपर मैंने देखा था, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। भूजल स्तर के नीचे संतृप्त परत को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संतृप्त क्षेत्र। वर्षा का जल रिसाव होकर भूजल में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है अंतःस्थियन। हिंदी शब्द थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। भारत में केंद्रीय भूजल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब ये क्वेश्चन जब पूछा था ना 23 में, तो अच्छे ने हथियार डाल दिए थे। 23 में ये क्वेश्चन पूछ दिया भूजल बोर्ड वाला, अब सबने हथियार अपने डाल दिए थे। जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा ना, इसने ठग से लगाया होगा 1970, ठीक है। और 1960 में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने किया था। तो ये है टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पियोगे तो हथियार पढ़ोगे तो हथियार नहीं डालोगे। किस प्रकार की चट्टान में सबसे अच्छा भूजल भंडार पाया जाता है? ये बलुआ पत्थर वाले में। तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल निकालने से कौन सी मुख्य समस्या उत्पन्न होती है? ये होती खारे पानी का अंतर्वेदन। कृत्रिम रूप से भूजल पुनर्भरण बढ़ाने की मुख्य तकनीक क्या है? जल संचयन। आजकल बहुत चल रहा है, जल संचयन वाला बहुत चल रहा है। आर्टेसियन कुएं की मुख्य विशेषता क्या है? प्राकृतिक दबाव से पानी स्वतः ऊपर आता है, जो कुएं बने होते हैं उसकी बता रहा है। भूजल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? ये होती है ब्लैक फुट बीमारी। भूजल में फ्लोराइड की अत्यधिकता मात्रा शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाती है? दांत और हड्डियां। भूजल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बच्चों का पूछे ना, बेबी सिंड्रोम होता है। पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर के तेजी से गिरने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई, धान की खेती इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये ट्यूबवेल पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में ट्यूबवेल चल रहा है, तो चल ही रहा है, अंधाधुंध पानी चल रहा है, इस वजह से कम हो रहा है इधर।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए। भारत सरकार की अटल भूजल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामुदायिक भूजल प्रबंधन। भूजल मुख्य रूप से किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? ये माना जाता है नवीकरणीय। भारत में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस राज्य में होता है? पंजाब में। बता दिया मैंने, यहाँ पर ट्यूबवेल चलते छोड़ दे रहे हैं और धान की खेती 2-2, 3-3, 4-4 बार हो रही साल भर में। मिट्टी की पानी सोखने और धारण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो जो मिट्टी की जो सांद्रता होती है, पारगम्यता, उस पर निर्भर करती है। जैसे रेतीली मिट्टी होती है तुरंत सोख लेती है, और जो वैसी मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, वो कम सोखती है। तो उस तरह से मिट्टी का वो होता है। भूजल प्रदूषण का सबसे प्रमुख मानव निर्मित कारण क्या है? तो इसका है रासायनिक उर्वरक और औद्योगिक अपशिष्ट। ये है। भारत में प्राचीन काल से जल संचयन के लिए बनाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बावड़ी। कठोर आग्नेय चट्टानों में भूजल मुख्य रूप से कहाँ जमा होता है? दरारों और जोड़ों में। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को, और ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। भारत में भूजल संसाधनों के आकलन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो ये है केंद्रीय भूजल बोर्ड, जो 1970 में बना है। भूजल के स्तर और दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है फेदोमीटर जिसको बोलते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वर्षा जल संचयन। मानक पेयजल पीएच का उपयुक्त दायरा कितना होता है? तो ये था 6.5 से 8.5 तक। भारत का कौन सा राज्य छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने वाला राज्य बन गया? इसको करंट के हिसाब से पकड़ सकता है। ये है तमिलनाडु। करंट के हिसाब से ये क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ नहीं पूछेगा तो करंट में पूछ लेगा। अत्यधिक भूजल निष्कर्षण से भूमि की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूधसाव। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल पारगम्यता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है रेतीली मिट्टी की। कच्ची नहरों से पानी के रिसाव का भूजल क्या प्रभाव पड़ता है? भूजल स्तर बढ़ता है। औद्योगिक कचरे से रसायनों का नीचे रिसकर भूजल में मिलना क्या कहलाता है? लीचिंग। भूजल का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? ये किया जाता है कृषि सिंचाई में। भूजल स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है? भूजल का अपसादन। सामान्यतः वर्ष के किस मौसम में भूजल स्तर सबसे निचले स्तर पर होता है? ग्रीष्म ऋतु में। देखना, पानी बहुत मुश्किल से, नल बहुत मुश्किल से पानी निकाल पाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। जब बारिश होने लगती तब पानी निकलने लगता है। गहरे नलकूपों के अत्यधिक निर्माण का परिणाम क्या होता है? भूजल स्तर में भारी गिरावट आती है। जैसे क्या ना, ज़्यादा गहरे गहरे जो लगा देते हैं ना, तो नीचे का सारा जो जल में दिक्कत आ जाती है। खारे भूजल को पीने योग्य बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। छत पर वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? स्थानीय भूजल स्तर को रिचार्ज करना। भूजल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वृक्षारोपण और जंगलों का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये अंतःस्थिदन बढ़ता है और भूजल स्तर सुधरता है। राजस्थान में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है टांका। ये क्वेश्चन मैंने आया हुआ देखा है, इसी में आया पैट में।
समुद्र तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक निष्कर्षण से कुआं पानी का कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। जैसे कुआं होता है ना, समुद्र किनारे जल खारा होता है तो वही नीचे ज़मीन में चला जाता है और वही कुआं द्वारा आ जाता है। प्राकृतिक रूप से भूजल के पुनर्ग्रहण का सबसे प्राथमिक स्रोत है वर्षा का जल। पथरीले और पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूजल की संभावना कैसी होती है? बहुत कम या सीमित। गांव के पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने से भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूजल स्तर बढ़ता है। कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग का भूजल पर क्या असर होता है? तो भूजल में विषाक्तता बढ़ती है। भूजल स्तर के अत्यधिक गिरने से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा संकट पैदा होता है? ये होता है पेयजल और सिंचाई संकट। पेयजल में TDS टोटल डिसोबलेट सॉलिड की आदर्श सीमा क्या मानी जाती है? 500 ml से कम। भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? यह है जल शक्ति अभियान। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी के प्राकृतिक स्रोतों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नौला या धारा। भूजल निष्कर्षण की दर और पुनर्भरण की दर का संतुलन क्या कहलाता है? ये कहलाता है संतृप्त जल बजट। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर से भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ड्रिप सिंचाई जो है, देखा होगा इधर नॉर्थ ईस्ट में ड्रिप सिंचाई का बहुत ज़्यादा चल रहा है। भूजल की भारी बचत होती। ड्रिप सिंचाई ऐसी होती जैसे मान लो कि नीचे पौधे वगैरह होते, जैसे कुछ है तो इसमें क्या होता है, ड्रिप सिंचाई इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर डाला जाता है ऊपर से, इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। भूजल में सीवेज और सेप्टिक टैंकों के रिसाव को कौन सा प्रदूषण फैलता है? सूक्ष्म जैविक प्रदूषण। नदियों पर छोटे चेक डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है बहाव को धीमा कर भूजल रिचार्ज करना। जैसे छोटे छोटे डैम क्या बनाते हैं, जैसे देखा होगा जैसे नहरें टाइप की नहीं होती नहरें, तो वहाँ पे डैम वगैरह बने रहते हैं। तो डैम बनने से क्या होता है कि जैसे पीछे वाले जो हमारे इधर जैसे ये नहर चल रही, तो नहर में ऐसे बम्बा लगे होते हैं, ये बम्बा लगे होते हैं, इनके द्वारा पानी जाता है। तो अगर यहाँ पे ये डैम नहीं बनाएंगे ना, ये अगर डैम नहीं बनाएंगे तो क्या है, ये वाले इनमें पानी नहीं जाएगा। ये डैम बना देते हैं, यहाँ पानी रुक जाता है, फिर आगे ऐसे यहाँ से नहर दूसरी भी निकाल देते हैं, एक इधर को निकाल देंगे, एक इधर को निकाल देंगे, इसलिए लगाते हैं। कंक्रीट की सड़कों और पक्के फुटपाथों का भूजल पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? वर्षा जल का जमीन में रिसाव रुक जाता है। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें भूजल का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोजियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक भूजल की खपत करती है? धान सबसे ज़्यादा, इसको पानी चाहिए ही चाहिए। भूजल को प्रदूषण से बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ये है कचरे का उचित निस्तारण और उपचार। अनियंत्रित भूजल निष्कासन को रोकने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला मॉडल क्या है? ये है मॉडल भूजल विधेयक। भूजल में भारी धातु जैसे सीसा या कैडमियम कहाँ से आते हैं? ये आते हैं औद्योगिक अपशिष्ट और खनन कार्य से। जल साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की फसलों को बढ़ावा देना चाहिए? कम पानी वाली और मोटे अनाज, मिलेट्स जैसे। इसीलिए देखा होगा राजस्थान में ये मोटे अनाज ज़्यादा होते, ज्वार बाजरा वगैरह ये सब ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे पानी कम है। भूजल की स्थिति के आधार पर क्षेत्रों को अतिदोहित कब घोषित किया जाता है? जब निष्कर्षण पुनर्भरण 100 से अधिक हो। शहरी क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? ये है रिचार्ज वेल। भूजल में घुलनशील मुख्य खनिज कौन से हैं? इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। क्या जलवायु परिवर्तन से भूजल संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? हाँ, वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण।
पेयजल में आयरन की अधिकता से पानी का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। अत्यधिक कठोर जल में साबुन का क्या प्रभाव पड़ता है? झाग आसानी से नहीं बनता। भूजल पुनर्भरण में सबसे सहायक प्राकृतिक संरचना कौन सी है? ये है आर्द्रभूमि और जल निकाय। भारत का कौन सा क्षेत्र भूजल की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी का जो क्षेत्र है वो। दक्कन के पठार में भूजल की उपलब्धता सीमित क्यों है? बेसाल्ट कठोर चट्टानों के कारण। भूजल में फ्लोराइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फ्लोराइड युक्त चट्टानें और खनिज। जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये है हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना। क्या भूजल स्तर घटने से कुएं सूख जाते हैं? हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक जल संरक्षण ढांचा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है? ये है फड़ प्रणाली। झरना क्या होता है? भूजल प्राकृतिक रूप से सतह पर बाहर आना। भूजल में सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति से कौन सी गंध आती है? सड़ते हुए अंडे जैसी। भूजल संसाधनों के सतत उपयोग का अर्थ है आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखकर संतुलित उपयोग। डिस्चार्ज शाफ्ट का उपयोग कब किया जाता है? जब ऊपरी मिट्टी कम पारगम हो। भूजल का अत्यधिक उपयोग करने पर ऊर्जा की खपत पर क्या असर पड़ता है? पानी गहराई से निकलने के लिए अधिक बिजली। भूजल में भारी मात्रा में लवणता मापने की इकाई है, ये है ईसी। यदि किसी क्षेत्र का भूजल 100 मीटर से नीचे चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? गंभीर भूजल गिरावट है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी निकालने में बहुत दिक्कत आ जाएगी वहाँ। गुजरात और राजस्थान में पारंपरिक जल निकायों को क्या कहा जाता है? बावड़ी और जोहड़। भूजल प्रदूषण को दूर करने की इन सूची विधि क्या है? जमीन के भीतर ही जल का उपचार करना। क्या रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग भूजल सुरक्षा में मदद कर सकता है? हाँ, प्रदूषण कम होता है। तालाबों की तलहट की सफाई करने में क्या फ़ायदा होता है? पानी का रिसाव। वर्षा जल संचयन प्रणाली में फर्स्ट क्लास का तात्पर्य क्या है? पहली बारिश का गंदा पानी बाहर निकालना। भूजल में रेडियोधर्मी तत्व रेडॉन या यूरेनियम कहाँ से आते हैं? प्राकृतिक भूगर्भिक चट्टानों के क्षरण से। पाइपलाइनों में लीकेज को रोकने से भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष भूजल की बचत और दबाव कम होता है। समुद्री जल को मीठा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ये है कृषि उर्वरक। भारत का राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू संशोधित की गई? ये 1987 में, फिर 2002 में, फिर 2012 में। भूजल के अत्यधिक उपयोग से कौन सी प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाती है? सूखा और भूदसाव। भूजल का प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा माना जाता है? गहरे जलभृतों का पानी। भूजल की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाना क्यों आवश्यक है? अदृश्य रसायनों और जीवाणुओं का पता लगाने के लिए। भूजल संसाधन का प्रबंधन किसके द्वारा सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है? जन भागीदारी और सामाजिक प्रबंधन। यदि भूजल का पीएच मान 6 पॉइंट से कम हो तो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। किस सिंचाई पद्धति में पानी की न्यूनतम बर्बादी होती है? ड्रिप सिंचाई या टपकन, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। भूजल मानचित्र के लिए आधुनिक तकनीक कौन सी है? यह हेलीकॉप्टर जनित विद्युत चुंबकीय सर्वेक्षण। आर्द्र भूमि को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गुर्दे या जल शुद्धिकरण का कारण। भविष्य में जल संकट से बचने का प्रभावी उपाय क्या है? वर्षा जल संचयन और विवेकपूर्ण उपयोग।
भूजल संसाधनों के संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संतुलन और भावी पीढ़ियाँ। ये आप लोगों को ना बहुत बोरिंग लगा होगा, मुझे पता है ये बोरिंग बहुत ज़्यादा लगा होगा। बोरिंग क्यों लगा होगा? क्योंकि ये कहीं टॉपिक है ही नहीं, कहीं सिलेबस में दिया ही नहीं और कोई इसको पढ़ता ही नहीं है। और अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो हम समझो एक क्वेश्चन में कितने लोगों से आगे निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन आगे निकलना मतलब 1.25 नंबर हम आगे निकल जाएगा औरों से। जैसे यूपी 0.87 में भी फाइनल अमाउंट हो गया, तो मुझे पता है कि ये तो मतलब इतना नंबर का कितना वैल्यू है, आप खुद समझ सकते हो। तो इसलिए ये टॉपिक करके जाना। अगर एक बार में याद ना हुआ हो, 2 बार आप लोग देख लेना। मुझे पता है पूरा तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, 25% लोगों ने पूरा देखा होगा ये, क्योंकि ऐसे टॉपिक सब नहीं देखना चाहते और जो देखते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं, ये भी बात है। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने देखा अच्छा क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और भी हम क्या इसमें बेहतर करते हैं ये भी बताना, और क्या बेहतर कर सकते हैं बताना। जय हिंद।